हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो पूरा न्यूज़पेपर है वो कल का जो रिज़ल्ट है चुनाव का, लोकसभा का, उससे रिलेटेड है। यानी कि हर पेज में आपको चुनाव की न्यूज़ मिलेगी और कोई भी न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट यानी प्रमुखता से नहीं प्रकाशित की गई है जितना लोकतंत्र की विजय को लेकर। अब यहाँ पर जैसे पहला ही पेज है जिसमें दिया गया है कि लोकतंत्र की जय, गठबंधन के सहारे मोदी, क्योंकि स्पष्ट जो बहुमत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को भी नहीं मिल पाया है, उसी को यहाँ पर मेन हेडिंग के तौर पर दिखाया गया है। अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो एनडीए है उसे 291 सीटें मिली हैं और जो इंडी गठबंधन था उसे 234 सीटें मिली हैं। अगर सिर्फ भाजपा की बात करें उसे 240 सीटें मिली हैं। जो बहुमत का आंकड़ा था वो 272 का था। पिछले दो चुनाव में हो क्या रहा था कि यानी कि 2014 और 2019 में भाजपा अकेले दम पर 272 सीटें जीत रही थी, लेकिन इस बार उनका वोट प्रतिशत भी गिरा है और वो बहुमत के आंकड़े से दूर हो गए हैं। वहीं पर इंडी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन ने शानदार वापसी की है, एक मजबूत विपक्ष मिला है लोकतंत्र को। ये यहाँ पर आपको सोशल मीडिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब इस जैसा कि इस पिक में आपको दिखाया जा रहा है, जो एनडीए गठबंधन है या फिर इंडी गठबंधन, इनमें दो लोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। एक हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। इनकी पार्टी, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने 12 सीटें जीती हैं और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उन्होंने 16 सीटें जीती हैं। तो इस तरीके से इनकी टोटल 28 सीटें हो रही हैं। अगर ये किसी पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में जा मिले तो वो सरकार बना लेगी, इसलिए इनकी स्थिति यानी कि इनका जो महत्व है वो ज़्यादा बन जाता है। हालांकि आज जो कि आज बुधवार है, आज एनडीए और इंडी दोनों की बैठक दिल्ली में होने वाली है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि बीच में न्यूज़ ये आई थी कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की तरफ से उप प्रधानमंत्री और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात इंडी गठबंधन द्वारा की जा रही है। फिर एनडीए की तरफ से बयान आया कि जो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उन्हें एनडीए का संयोजक बनाने की बात आ रही है और नीतीश कुमार को कोई और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। तो ये सब अभी कयास चल रहे हैं सरकार बनाने के, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, वो सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करती हैं वो अभी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बन रही है भाजपा की और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पदभार संभाल लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए कुछ जनादेश के बारे में दिया गया है, कौन से ऐसे युवा हैं जो अपने परिवार के वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप भाजपा की हैं बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, चिराग पासवान जो विलास पासवान के बेटे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो धर्मेंद्र यादव हैं जिन्होंने निरहुआ को हराया है, ये मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के लीडर जितेंद्र प्रसाद थे उनके पुत्र हैं, ये भी जीत गए हैं। संभावी चौधरी जो कि जेडीयू नेता अशोक चौधरी की पुत्री हैं और ये भी जीत गई हैं। तो यहाँ पर ये वंशवाद भी दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एनडीए का महानगरों में और इंडी का ग्रामीण क्षेत्रों में लहराया है जीत का परचम। देखिए भाजपा की जो जीत है यानी कि एनडीए की, इस लोकसभा चुनाव में महानगरों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडी ने देश के ग्रामीण इलाकों में झंडे गाड़े हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में राजग को बढ़त मिली है। हालांकि मुंबई क्षेत्र राजग के प्रभाव से अछूता रहा है, जबकि इंडी को अधिकांश वोट गांव और कस्बों से मिले हैं। भाजपा ने दिल्ली में अपनी पकड़ बनाए रखी है, 7 लोकसभा सीटों पर उसने जीत हासिल की है। राजग के लिए पुणे में भी खासे अच्छे नतीजे रहे हैं। उसने जिन दलों से वहां गठबंधन किया उनकी भी स्थिति यहां से अच्छी रही है। चलिए
यहाँ पर भी बताया गया है कि बहुमत के आंकड़े से चूक गई है भाजपा। पिछले 2 चुनाव में बम्पर जीत के बाद इस जीत का स्वाद भाजपा के लिए साबित हुआ है कसैला, यानी कि कड़वा। कई कद्दावर मंत्री और नेता चुनावी जंग हारे। जनता ने मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष को भी किया है सशक्त। इसमें स्मृति ईरानी अमेठी की सीट भी हार गई हैं, आर.के. सिंह आरा की सीट हार गए हैं। तो ये बड़े नाम हैं और मंत्री थे जिनके काम की सराहना की जाती थी, वो चुनाव हार गए हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा बहुमत देने वाली जनता ने इस बार चौंकाने वाला जनादेश दिया है। इंडी के रूप में एकजुट विपक्ष के सामने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा का हाथ तो मतदाता लगातार तीसरी बार भी थामे रहे, लेकिन इतने सधे अंदाज में कि बहुमत के लिए जो आवश्यक 272 का आंकड़ा होता है वो नहीं छू पाए। 18वीं लोकसभा की संतुलित तस्वीर सजाते हुए जनता ने विपक्षी गठबंधन को 234 सीटों के साथ ताकत और हौसला दिखाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष तक चली राजग सरकार और उसके निर्णय पर भी भरोसे की मुहर लगाई है। भाजपा को बहुमत ना मिलने से औंधे मुंह गिरे शेयर बाजार। कल शेयर बाजार में भी अच्छी खासी गिरावट। बैंक निफ्टी में या निफ्टी बैंक में 4000 से 4200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। जो एसबीआई जैसे कि परसों मेन गेनर थे, उनमें 150 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी भी भाजपा को भारी पड़ी है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा का चोली दामन का साथ रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में भी संघ की भूमिका होती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों दूर रहे। यूँ कहा जा सकता है कि भाजपा ने संघ का सहयोग मांगा ही नहीं। पूरे देश में फैले और आम लोगों के बीच सामाजिक व संपर्क कार्यों में लगे संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय दिखे। वर्ष 2004 के चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवकों की ऐसी निष्क्रियता दिखी थी और इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद तब भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। राहुल गांधी अपनी दोनों सीट जीत गए हैं, यानी कि वो रायबरेली से भी जीते हैं और वायनाड भी जीते हैं। वायनाड जीतने के बाद प्रियंका वाड्रा के लड़ने की चर्चा, यानी कि वायनाड जो सीट है वो राहुल गांधी छोड़ेंगे और वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। देखिए, यहाँ पर मत प्रतिशत की बात हो रही है कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी और कांग्रेस को बूस्टर डोज। देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए खतरे की घंटी और कांग्रेस के लिए अच्छे राजनीतिक भविष्य का संकेत हैं। प्रदेश की 10 सीटों में से 5 पर जीत हासिल कर कांग्रेस ने बहुत कुछ पाया है, जबकि भाजपा ने 5 सीटें खोकर बहुत ही कुछ खो दिया है। भाजपा को जहां सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा, वहीं सिरसा, हिसार और सोनीपत में प्रत्याशियों के चयन में चूक मानी जा रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से 5 सीटों पर जीत हासिल की, उससे स्पष्ट है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही राज्य में वास्तविक कांग्रेस है। सिरसा में कुमारी सैलजा की सीट को छोड़कर शेष 9 पर हुड्डा ने अकेले प्रचार किया था। सैलजा ने सिरसा में स्वयं के बूते जीत कर संदेश दिया कि उन्हें चुनाव में हुड्डा की जरूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र में इंडी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के पक्ष में भी हुड्डा के साथ SRK यानी कि सैलजा, रणदीप और किरण चौधरी गुट ने भी प्रचार किया था, लेकिन भाजपा के नवीन जिंदल के सामने वह टिक नहीं सके। अब यहाँ पर भाजपा का और कांग्रेस का मत प्रतिशत दिखाया जा रहा है। 2019 में हरियाणा में भाजपा का जो प्रतिशत है वो था 58% और कांग्रेस का 28%। भाजपा का हुआ 46% 2024 में और कांग्रेस का 43%। तो ये एक बड़ा आंकड़ा या बड़ा उलटफेर माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार में राजग यानी एनडीए को 30 सीटें, महागठबंधन 9 पर जीती है। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने बिहार में 75% सीटें जीतकर अपना दबदबा तो बनाए रखा, मगर पिछली बार वाला जादू नहीं चला। 2019 में लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीतने वाले एनडीए को इस बार 30 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। महागठबंधन ने पिछली बार महज किशनगंज की 1 सीट जीती थी।
इस बार उसने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए की ओर से भाजपा और जदयू ने क्रमशः 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों को 12-12 सीटों पर विजय मिली है। चिराग पासवान के लोजपा ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर 100% सफलता का रिकॉर्ड बनाया है। महागठबंधन की ओर से राजद ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर महज 4 सीटों पर ही वह जीत हासिल कर सकी। कांग्रेस ने 9 में से 3, जबकि भाकपा माले ने 3 में से 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। उड़ीसा में पहली बार भाजपा सरकार, ढहा नवीन का किला। उत्तर प्रदेश में आशा अनुरूप सफलता ना पा सकी भाजपा के लिए सबसे बड़ी खुशी महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा में मिली। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को यहां दोहरी खुशी मिली है। देर रात तक चले चुनावी रुझान में लोकसभा की 21 सीटों में से 19 सीटों पर भाजपा ने अप्रत्याशित ढंग से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं पहली बार उड़ीसा में अपने बूते विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने में वो सफल रही है। उड़ीसा की 147 विधानसभा में 80 सीटों पर भाजपा ने बढ़त लेते हुए प्रदेश में सरकार बनाने के प्रधानमंत्री की घोषणा को सही साबित कर दिया। उड़ीसा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 74 है, जबकि पिछले 2.5 दशक से नवीन पटनायक के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल यानी कि बीजद इस बार 50 के अंदर सीटों पर सिमट गई। नवीन पटनायक का 24 साल से प्रदेश में मजबूत किला प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के चुनावी विरासत में ढह गया। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों चुनावी सभा के दौरान घोषणा की थी कि 4 जून को भाजपा को बहुमत मिलेगा और 10 जून को भाजपा की तरफ से किसी ओडिया को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह बात नतीजों ने सही साबित कर दी है। अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल में महिलाओं और मुसलमानों ने तृणमूल पर बरसाई ममता। लोकसभा चुनाव के जो नतीजों में एक बार फिर स्पष्ट दिखा कि बंगाल की राजनीति में महिलाओं व मुस्लिमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्य में चुनाव दर चुनाव महिला मतदाताओं की संख्या के साथ मतदान में उनकी भागीदारी भी बढ़ती गई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 82.35% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पुरुषों ने 82.24% का आंकड़ा छुआ। बंगाल में वर्तमान में कुल 7.58 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.85 करोड़ पुरुष, 3.73 करोड़ महिलाएं हैं। बंगाल में 18 से 19 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 6.57 लाख हो गई है। कंगना रनौत भी चुनाव जीत गई हैं। और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के सिर फुटौल में कांग्रेस व पवार ने मारी है बाजी। देखिए, पूरे देश को चकित करने वाले चुनाव परिणामों में महाराष्ट्र की भूमिका भी अहम रही है। वहां लगभग 35 साल तक गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले 2 दलों भाजपा और शिवसेना में 2019 में हुई अनबन का सीधा लाभ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी राकांपा को हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं राकांपा ने भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। शिवसेना और राकांपा दोनों दलों को 2 साल के अंदर ही बड़ी टूट का सामना करना पड़ा था। इस टूट में दोनों दलों के 2/3 से अधिक विधायक तो पार्टी छोड़कर गए ही। चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह व पार्टी का नाम भी उनसे छीनकर उन्हीं से टूटे गुट को दे दिया। पंजाब में आपका मिशन 13 हुआ फेल, कांग्रेस ने 7 जीत कर दिखाया दम। 13 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीत ली हैं। और मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 सीटें भाजपा ने जीती हैं, यानी कि क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश में इस बार भी गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहन योजना। शिवराज सिंह चौहान भी 8 लाख मतों से जीते हैं। अमित शाह जीत गए हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि चुनौतियों भरी तीसरी पारी। देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। राजद को बहुमत प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार सत्ता में आने जा रहे हैं। वह
लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गए, पर उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और इसी कारण भाजपा ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, त्रिपुरा और असम आदि में बेहतर प्रदर्शन किया है। मगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल जैसे कुछ बड़े राज्यों में उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक है। 2014 के बाद पहली बार भाजपा को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत यानी 272 सीटें नहीं मिली। इसके बाद भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार को 10 वर्ष के सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा था। यह तय है कि भाजपा को घटक दलों पर कुछ ज़्यादा ही आश्रित रहना पड़ेगा। चुनाव परिणामों ने भारतीय लोकतंत्र को विजयी बनाया है। वैश्विक स्तर पर और विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। विपक्षी गठबंधन ने तो चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अनेक सवाल ईवीएम पर उठाए गए, लेकिन चुनाव परिणामों ने उन सभी पर विराम लगा दिया है। विपक्षी दलों का प्रदर्शन शानदार रहा और यदि वे संसद में एकजुट रह सके तो भारतीय लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष भी मिल जाएगा। भारतीय राजनीति शुरू से ही जातीय अस्मिता के मकड़ जाल में फंसी रही, लेकिन मोदी ने उस वर्ग राजनीति में जोड़ा। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, सीमांत किसानों और गरीब 4 वर्गों का पुनर्सृजन किया और उन्हें जातीय अस्मिता से संबद्ध कर सामाजिक संरचना में वर्ग चेतना का संचार किया। आज देश भाजपा सिस्टम की ओर जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता बाद कांग्रेस सिस्टम की ओर गया था, जिसने कांग्रेस की सामाजिक संरचना का विस्तार सभी राज्यों में हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष के विमर्श से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पिछड़ी जातियों और दलितों में भी आरक्षण और संविधान को लेकर एक शंका पैदा हो गई है और वे भाजपा से दूर हो गए हैं। 400 पार नारे ने भी इस भय को हवा दी थी। दक्षिण राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तो भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन राजस्थान में अंतर्कलह और टिकट आवंटन के कारण भीतरघात से पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। महाराष्ट्र में भी भाजपा के प्रयोग अपना प्रभाव न छोड़ सके। सबसे चौंकाने वाले परिणाम बंगाल में रहे, जहां ममता बनर्जी ने वर्चस्व बनाए रखा और भाजपा अपना जनाधार न बढ़ा सकी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल अपनी सीटें अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई, बल्कि अपना जनाधार भी बढ़ाया। उन्होंने 2017 वाली 2 लड़कों की छवि को तोड़ा और जनता का विश्वास हासिल किया। यह आगामी विधानसभा चुनाव में काफ़ी प्रभावी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जनता की उत्साहपूर्ण सहभागिता और उमर अब्दुल्ला एवं महबूबा मुफ्ती का हारना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संदेश है। लेकिन पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का चुनाव जीतना शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को मिली राजनीतिक संजीवनी। इस न्यूज़ को हम लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं कि जो विपक्ष है वो भी मजबूत हुआ है। इस आर्टिकल को स्किप करेंगे। अमेठी में स्मृति का फ्लॉप शो, अर्जुन का नहीं लगा निशाना। कई मायने में अप्रत्याशित रहे लोकसभा चुनावों ने नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को भी गहरा राजनीतिक सबक दिया है। अपने काम, छवि और प्रभाव के दम पर जहां कई मंत्रियों ने धमाकेदार जीत हासिल की, वहीं पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी को हराकर दमदार योद्धा की ख्याति हासिल करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार इसी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से पराजित हो गई। यही हाल केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, अर्जुन मुंडा और कौशल किशोर का भी हुआ। लोकसभा चुनाव में उतरे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल सहयोगियों में आसान और स्वाभाविक जीत हासिल करने वालों में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल ऐसे नाम रहे हैं। आर्थिक नीतियां जारी रहने की उम्मीद। सरकार के लिए बड़े फैसले लेना आसान नहीं होगा। चुनावी नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि भाजपा के नेतृत्व में राजग की सरकार तो बनेगी, लेकिन किसी बड़े आर्थिक सुधार के लिए भाजपा को
गठबंधन दलों के फैसले पर निर्भर रहना पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं उसे जारी रहना चाहिए, तभी अगले 3 साल में अर्थव्यवस्था के आकार को $5 ट्रिलियन तक ले जाना संभव होगा। परंतु सरकार के तीसरे कार्यकाल में जमीन, कृषि, श्रम जैसे क्षेत्र में नए कानून की जो उम्मीद की जा रही है, अब उसे लाने के लिए तेजपा और जदयू जैसी पार्टियों पर निर्भर रहना होगा। स्पोर्ट्स पेज स्किप करेंगे तो ये आज का 5 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।